प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में धातु और अधातु के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 1 के बारे में धातु के भौतिक गुण के बारे में बताया था। आज उसके रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुण में सबसे पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा कर देखेंगे कि धातु में ऑक्सीजन से क्रिया किस प्रकार करती हैं। तो इसमें दिया है कि धातु और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। इससे पोटेशियम है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं तो तेज़ी से ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। परंतु कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, ये कम रिएक्टिव होते हैं तो इसलिए ये आसानी से अपक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जब वायु को गर्म किया जाता है तब ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करते हैं और अपने ऑक्साइड बनाते हैं। इनकी ऑक्साइड बहुत लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी गर्म कर देंगे तो अलग हो जाएगा, या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे तभी भी ये अलग हो जाएगा। धातुओं की जल से अपक्रिया कराएंगे तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब ठंडे जल से ही अपक्रिया करते हैं। ठंडे जल से अगर सोडियम को कहा जाता है कि अगर जल में फेंक दिया तो ऊपर तैरता रहता है, डूबता नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जल में डूबते नहीं बल्कि उसी पर क्रिया करते रह जाएंगे, फ्लोट करेंगे। सोडियम को फेंकने पर जल में आग भी पकड़ लेता है क्योंकि बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और तेज़ी से रिएक्शन में काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उसमें आग पकड़ लेता है। यानी सोडियम को H2O से अपक्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यही हाइड्रोजन गैस जो होता है आकर धातु पर चिपक जाती है तो वो ऊपर बबल के फार्म, बुलबुले के फार्म में निकलती है, आकर धातु पर चिपक जाती है, इसलिए उसको डूबने नहीं देती है और काफ़ी ऊष्मा होती है, इसलिए सोडियम को जल पर फेंका जाता है तो उसमें आग पकड़ लेती है, काफ़ी ऊष्मा निकलती है। कैल्शियम को भी जल से क्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और जल बनता है, ये अभी जल में डूबेगा नहीं। मैग्नीशियम को भी वाटर से कराएंगे लेकिन ये गर्म जल से अपक्रिया करेगा, ठंडे जल में धीरे धीरे रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। और कुछ धातुएं होती हैं ठंडे जल या गर्म जल से भी अपक्रिया नहीं करती हैं, उसके ऊपर उसकी ऊष्मा पास करना पड़ता है, वाष्प पास किया जाता है। तब यही मैग्नीशियम है, जल से अपक्रिया कराए थे ठंडे जल या गर्म जल से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। इसी को जब वाष्प से अपक्रिया स्टीम से कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सिल्वर है, अब ये सब ठंडे या गर्म जल से अपक्रिया नहीं करते, केवल स्टीम से अपक्रिया करते हैं। स्टीम प्लस H2O से अपक्रिया कराएंगे। ये सिल्वर नहीं है, एल्युमिनियम, सिल्वर अपक्रिया नहीं करता है, ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम H2O से रिएक्शन करेगा तो Al2O3 बनेगा और H2। सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये गर्म जल से भी चाहे स्टीम से भी अपक्रिया नहीं करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड या जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, एक बार फिर बता दूंगा, इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज बताया जाएगा कि उसका क्रम क्या है। जिंक है, H2O से अपक्रिया करता है स्टीम से, लेकिन अपक्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस लिबरेट होगी। आयरन है और H2O है, रिएक्शन करेंगे तो ये स्टीम से ही क्रिया करेगा, कभी भी ठंडे जल या गर्म जल से अपक्रिया नहीं करेगा। स्टीम से अपक्रिया करेगा तो आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है Fe3O4 + 4H2। अब इसमें कभी कभी कारण भी एग्जाम में पूछ देता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम है, पोटेशियम है। सोडियम पोटेशियम तो इससे हल्के होते हैं, लेकिन कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, दोनों जल से भारी हैं। दो नहीं, दोनों होता है, दोनों जल से भारी हैं, दोनों जल से भारी होते हैं।
फिर भी जल पर तैरते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोनों जल से भारी होते हैं, जल में डूबते नहीं हैं। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन से अब क्रिया करते हैं, जल से क्रिया करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और हाइड्रोजन गैस जो होता है जल में बुलबुला के रूप में निकलती है और धातुओं की सतह से आकर टकराती है। धातुओं की सतह से बार बार टकराने की वजह से धातुएं अब जल में नहीं डूब पाती, उसी बुलबुले पर तैरती रहती हैं। इसीलिए मैग्नीशियम और कैल्शियम भारी होते हुए भी जल में नहीं डूबते हैं। जो वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, केवल स्टीम से रिएक्शन करेंगे, उनमें बुलबुला नहीं बनता है तो वो डूब जाएंगे। जैसे Pb है, Cu है, Ag 2 बार लिख दिया है। ये जल से या स्टीम से किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं तो ये जल में डूब जाएंगे। अब इनको वाटर से रिएक्शन करने का क्रम ये है। रिएक्टिविटी सीरीज भी मैं बताया था, उस फिर से बता दूंगा एक बार कि सबसे अक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है। पोटेशियम सबसे अधिक अक्रियाशील होता है, इसके बाद सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, इसके बाद मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, Pb है, कॉपर है, Ag है, Cu है। ये सब जो है इनका रिएक्टिविटी सीरीज है। ये ऊपर वाले काफ़ी अक्रिया होते हैं, ठंडे जल से भी अक्रिया कर लेते हैं, लेकिन नीचे वाले जो होते हैं इनको कुछ होते हैं, अब ये सब होते हैं कि गर्म जल से अक्रिया करते हैं, कुछ होते हैं कि उन पर स्टीम पास करना पड़ता है, जैसे हार्ड मेटल होते हैं। धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया, अम्ल से विक्रिया करने का इनका रिएक्टिविटी सीरीज यही है। जो हाइड्रोजन गैस से ऊपर पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं वो डाइल्यूट एसिड से अक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड से रिएक्शन नहीं करते, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, ये किसी भी एसिड से अक्रिया नहीं करते हैं। और एसिड में भी HCl और H2SO4 से HNO3 काफ़ी वाष्पशील होता है, इसलिए उससे भी कोई भी मेटल रिएक्शन नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होगी। जैसे अब सोडियम धातु है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते धातु का लवण बनेगा और H2 है बनेगा। इससे सोडियम है HCl से रिएक्शन किया है तो सोडियम क्लोराइड बना है और H2 बना है। इस प्रकार और भी मैं अब क्रिया बताऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी अभी समझाऊंगा। इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है, इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए। पूरा चैप्टर अब केमिस्ट्री का ख़त्म होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन बुक जो है, जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है, वो भी मैं लेते आया हूँ कॉलेज से, तो उसको भी करा दूँगा। और हो सकता है कि अभी तो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जुलाई भर पूरा हम लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना रहे, तो ऐसा 1 जुलाई अगस्त तक पूरा कोर्स ख़त्म भी हो जाएगा। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, फिजिक्स में 2 चैप्टर और बचे हुए हैं और बायोलॉजी पढ़ना रह गया, तो ये अधिक से अधिक अगस्त तक लगेगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग साथ बने रहिए, मैं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा, पूरा चैप्टर भी अच्छा से ख़त्म कर दूंगा, फिर विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।